आज हम जानेंगे वो कौन सी 6 चीजें हैं जो आज आप कर सकते हो टू कंट्रोल और इवन रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज। इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज बहुत ही बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। 77 मिलियन लोगों को आज टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि 134 मिलियन होने वाला है, लगभग डबल होने वाला है 2045 तक। इतनी डायबिटीज इंडिया में बढ़ रहा है। क्या ये जेनेटिक है? जेनेटिक ये नहीं है, ये लाइफस्टाइल बीमारी है। हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर जेनेटिक इज हैविंग 10 to 20% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, लेकिन 80 to 90% आप ही के हाथ में है। इतनी डायबिटीज बढ़ना अचानक से 10-20 साल में हमारी जेनेटिक चेंज हो गई, ऐसी है नहीं। 10-20 साल में जेनेटिक चेंज होती नहीं है, उसके लिए लाखों साल लगते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है, इतना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी रहन सहन खान पान में दिक्कत हो गई है, जो हमारे लिए नेचुरल नहीं है, वही हम कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में कि टाइप 2 डायबिटीज उसको कंट्रोल में कैसे करना है, और इसको अगर अर्ली स्टेज में है, अगर आप प्री डायबिटिक हो, मतलब डायबिटिक होने वाले हो, बॉर्डरलाइन डायबिटिक हो, अर्ली स्टेज में है, इसको आप बिल्कुल ही रिवर्स कर सकते हो। तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में, कंट्रोलिंग और रिवर्सल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज को लेके कुछ गलतफहमी है। अगर आप उसको रोकना चाहते हो, उस डायबिटीज को रोकना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, प्रिवेंट करना चाहते हो, तो पहले आपको ये जो गलतफहमी है ना, इसको दूर करना है। अगर गलतफहमी रह जाती है तो लोग जो सही काम है वो काम वो कर नहीं पाता है, उस दिशा में वो लोग जा नहीं पाते। इसलिए गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। पहली गलतफहमी है, अगर मेरी फास्टिंग और पीपी नॉर्मल है तो मुझे डायबिटीज है नहीं। ये उन लोगों पे गलतफहमी है जिनको डायबिटीज बॉर्डरलाइन है या प्री डायबिटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज होने के बहुत पहले से आपकी जो बॉडी सेल्स होती है, जो कोशिका होती है, वो बॉडी सेल इंसुलिन हार्मोन रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब वो इंसुलिन हार्मोन को बाधा देती है काम करने से। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है जो ब्लड ग्लूकोज है, जो कि आपकी खाने से आ रहा है, उसको कोश में लौटाना, क्योंकि फिर द सेल्स, द कोश विल डू द मेटाबॉलिज्म। वो फिर उसको पचाएगा, आपको एनर्जी देगा। ये काम है इंसुलिन का। लेकिन जब आप डायबिटीज होने वाले हो, मतलब 4-5 साल पहले से ही आपकी कोश जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? बॉडी को पता चल गया कि जो कोश है वो मेरा सुन नहीं रहा है, तो वो इंसुलिन बढ़ा देगा। तो आपकी फास्टिंग इंसुलिन, जो खाने से पहले का इंसुलिन है, जो खाने के बाद का इंसुलिन है, वो आपकी बढ़ जाएगा। लेकिन ये इंसुलिन बढ़ा के बॉडी आपकी जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखेगी। तो आपको दिखेगा कि मेरी फास्टिंग और पीपी नॉर्मल है, लेकिन मेरे शरीर में इंसुलिन बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैं भी प्री डायबिटिक हूं। तो ये गलतफहमी पहले दूर करिए, स्पेशली जो प्री डायबिटिक है, बॉर्डरलाइन डायबिटिक है, कि अगर मेरा फास्टिंग और पीपी ठीक है तो मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं प्री डायबिटिक नहीं हूं। ये गलतफहमी पहले सही करना है। तो ये रहा पहली गलतफहमी जिसको मैंने डिस्कस किया। ऐसे और 3 गलतफहमी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, फिर हम जो है वो टॉपिक में जाएंगे कि डायबिटीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो और एक गलतफहमी है कि डायबिटीज जो है ना, वो धनी लोगों की, रिच पीपल की बीमारी है, पुअर में, गरीब को वो नहीं होता। तो अगर मैं गरीब हूँ, मुझे उतना ज़्यादा खान पान की आदत नहीं है, मैं बाहर जाके बहुत सारा खाना नहीं खाता हूँ, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट होटल्स में नहीं जाता हूँ, तो मुझे डायबिटीज नहीं होगी। ऐसा नहीं है। डायबिटीज चॉइस ऑफ फूड और वो खाने को आप कैसे खाते हो उस पे डिपेंड करता है। आप कितना खाते हो, कहां जाके खाते हो, और आप पे कितना पैसा है, आप रिच हो के नहीं, धनी हो के नहीं हो, उस पे वो डिपेंड नहीं करता। यूएस का डेटा देख लो। यूएस में 2010 के बाद ये देखा गया है कि जो पुअर है उसमें
एक स्टडी किया गया था, तो उसमें देखा गया है जो जो पुअर लोग हैं उसमें जो है वो रिच लोगों से भी ज्यादा डायबिटिक हो रही है। सो ये गलत फहमी दिमाग से निकालिए कि अगर आप पुअर हो तो आपको डायबिटीज नहीं हो सकता। 20, 50, 100 रुपए में डायबिटीज की स्क्रीनिंग हो जाती है, सालाना एक बार करा लेनी चाहिए। तीसरा गलत फहमी ये है कि ये जो डायबिटीज होती है ना, वो मेल की बीमारी है, मतलब पुरुषों की बीमारी है। महिला को डायबिटीज उतनी होती नहीं। बिल्कुल गलत है। पुरुष और महिला दोनों को डायबिटीज होने का चांसेस तो सेम है। और मैं एक डेटा बता देता हूं फ्रॉम द बुक ऑफ साइंस। इफ यू आर ए फीमेल एंड इफ यू आर ओबीज ऑल्सो, तो आपका डायबिटीज होने का चांस 10% ज्यादा है, तो कम नहीं है, एटलीस्ट इक्वल है। तो अगर आप फीमेल हो, ये सोच के चलना कि नहीं 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 मैं तो फीमेल हूं, तो मुझ में तो डायबिटीज हो ही नहीं सकता, होगा तो मेरे काका को होगा, फूफा को होगा, माई हस्बैंड कैन हैव, लेकिन मुझे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। चौथा गलतफहमी क्या है पता है? कि मैं अगर 50 साल के कम हूं, मेरा उम्र अगर 50 साल के कम है, तो मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता। आई विल गिव यू ए डेटा। एटलीस्ट 50% people who has diabetes are below the age of 50 years. ठीक है? तो ये सोचना कि अगर मेरा उम्र 50 साल के कम है तो मुझे स्क्रीनिंग कराना ही नहीं, फास्टिंग पीपी कराना ही नहीं, क्योंकि मुझे तो डायबिटीज हो ही नहीं सकता, ये तो ओल्ड एज में होती है। ये 4 जो मिसकंसेप्शन आज अभी मैंने डिस्कस किया ना, इसको बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। और अगर कुछ मिस कर गए हो, दोबारा से देख लो, दिमाग में डाल लो कि ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल दिमाग से हटाना है। और वो क्यों हटाना है? क्योंकि अगर ये मिसकंसेप्शन है कि मैं पुअर हूं, मैं फीमेल हूं, मेरा उम्र कम है 50 साल से, तो मुझे डायबिटीज हो ही नहीं सकता, तो आप डायबिटीज चेक करोगे ही नहीं। और अगर डायबिटीज चेक भी कर रहे हो तो सिर्फ अपनी फास्टिंग और पीपी शुगर से खुश मत हो जाना। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यू है, अगर आप मोटे हो, फैटी लीवर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी चेक कराओ, फास्टिंग और पीपी इंसुलिन भी देखो कि कहीं वो तो नहीं बढ़ रहा है, मैं प्री डायबिटिक तो नहीं हो रहा हूं। तो ये 4 मिसकंसेप्शन आप जो है अपने दिमाग में डालो। अब हम चलेंगे कि जब हमारी मिसकंसेप्शन क्लियर हो गई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसको जानने के लिए कि क्या वो चीजें हैं जिसको हमें सुधारना चाहिए। और ऐसे 6 चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं आज, जिससे आप डायबिटीज को कंट्रोल ही नहीं, रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं, वीडियो आखिर तक बने रहिए। डायबिटीज रिवर्स करने के लिए या तो कंट्रोल करने के लिए जो पहली जो चीज जरूरी है ना, वो है कि आप डायबिटीज की कितनी इफेक्टिव स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन अभी थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन देते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि फास्टिंग और पीपी आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है कि नहीं है, उसका बहुत अच्छा पैरामीटर है नहीं। अगर आपकी शरीर में इंसुलिन बढ़ी हुई है तो आपकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में नहीं है, इन स्पाइट ऑफ योर फास्टिंग एंड पीपी इज अंडर कंट्रोल। क्योंकि इफ यू हैव, अगर आपके शरीर में बहुत हाई इंसुलिन है ना, तो वो आपको क्षति पहुंचाती है। इट क्रिएट्स इश्यूज इन द लॉन्ग टर्म। आपको, आपकी हार्ट को ये बीमार बनाती हैं, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज क्रिएट करते हैं और डायबिटीज को प्रोग्रेस करता रहता है। तो सिर्फ फास्टिंग और पीपी नॉर्मल होने से काम तो चलेगा नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उस पर भी नजर रखनी है, उसको भी कम करना है, ताकि बॉडी में इंसुलिन लेवल भी लो रहे और शुगर भी कंट्रोल में रहे। तो याद रखिए, जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हो डायबिटीज का, हमेशा नजर रखिए कि आपकी फास्टिंग और पीपी इंसुलिन कैसे है, आपकी ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे है। अनदर थिंग, आपकी वजन तो नहीं बढ़ रही है। अगर आपकी वजन बढ़ रहा है, अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, अगर आपकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ रहा है और सिर्फ आपकी फास्टिंग और पीपी कंट्रोल में है, इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है जो डायबिटीज एज ए होल, एज एन इशू,
आपकी कंट्रोल में नहीं है। आपको वजन कम करनी है, आपको ट्राइग्लिसराइड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम रखनी है, फास्टिंग और पीपी इंसुलिन लेवल इन द ब्लड भी कम रखना है। और इसके साथ अगर आपकी फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर भी कम है तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से जब आप डायबिटीज की स्क्रीनिंग कर रहे हो, ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि शुगर डी एडिक्शन करना है आपको। मतलब चीनी ना आपको एडिक्टेड कर देता है। जब आप चीनी लेते हो तो आपकी ब्रेन में एक केमिकल बढ़ता है डोपामिन, बिल्कुल ऐसे शूट करता है और आपको लगता है कि आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। लेकिन ये नेचर का रूल है, जो जितनी जल्दी से बढ़ता है वो गिरता भी उतना जल्दी से है। तो डोपामिन बिल्कुल ऐसे नीचे आके क्रैश करता है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे और चीनी लेनी चाहिए। आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है। जैसे ही वो डोपामिन ब्रेन में नीचे आता है, आपको भूख लगने लगता है। और ये रिफाइंड शुगर जैसे ही आपके शरीर में डायरेक्टली चला जाता है, क्योंकि इसको तो पचाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली आपकी ब्लड में चली जाती है। आपकी इंसुलिन भी अचानक से बढ़ता है और शुगर को बिल्कुल नीचे लाता है। फिर यू फील लो, एनर्जी नहीं है, ऐसे फील करते हो। एंड देन यू स्टार्ट क्रेविंग मोर एंड मोर फूड। और खाना लेना है जिसमें और ज़्यादा शुगर है। रिफाइंड शुगर से खुद को आपको निकालना है। स्टीविया यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक हनी अगर है यूज कर सकते हो, मैपल सिरप है उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जो चीनी है, जो रिफाइंड शुगर है, उससे आपको निकल के आना ही है। अपनी मिठास की स्वाद के लिए खुद की जो स्वस्थ है ना, उसको बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, तो इसके साथ हम तीसरी पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना, वो आप कितना कर सकते हो और वो एक्सरसाइज आपको कितनी करनी चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं, हफ्ते में 4 से 5 बार और 30 to 45 मिनट्स आप टहलने निकलो। और इतनी स्पीड से टहलो ताकि आपकी जो हार्ट रेट है ना, वो 65 से 70% के बीच में हो, जो आपकी उम्र के लिए सही है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? एक आसान सा फॉर्मूला है, लिख लीजिए। 220 माइनस एज इन ईयर्स, आपकी उम्र इन सालों। तो सपोज आपका उम्र है 40 साल, तो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट क्या हो सकती है? सबसे ज्यादा से ज्यादा हार्ट रेट आपका क्या हो सकता है? 220 माइनस 40 मतलब 180। 180 का 70% होगा 120-125 के आसपास। तो जब आप टहल रहे हो, आपको ये लगना चाहिए कि मेरा जो हार्ट रेट है वो 120 के आसपास है, उसी से काम चल जाएगा। और हार्ट रेट पता चलने के लिए तो आज बहुत सारी घड़ियां आ गई है, बहुत सारी एप्स आ गए हैं। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दोस। और अगर वो भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चल रहे हो ना, तो आप देखो कि इतनी स्पीड से चलो ताकि आप 1 या 2 सेंटेंस ही पूरा कर पाओ एक सांस में, है ना। चलते हुए जैसे आपकी जो सांस फूल रही है, उससे आप 1 या 2 सेंटेंस ही कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं जोर से भी चल रहा हूं, मैं 1-2 सेंटेंस भी कंप्लीट कर पा रहा हूं, मतलब मैं एरोबिक जोन में, इसको एरोबिक जोन बोलते हैं, मतलब मैं एरोबिक जोन में चल रहा हूं। आधा घंटा चलो, और चलना फिरना जो है उसको आप इंटरेस्टिंग बनाओ। थोड़ा दोस्त के साथ चलो, अपनी क्लोज रिलेटिव के साथ चलो, और खुद को इंसेंटिवाइज करो कि उस दुकान में जाके मैं थोड़ा ग्रीन टी ले लूँगा, या पैदल चल के मैं बच्ची को स्कूल में डालूंगा, या पैदल चल के मैं थोड़ा जिम चला जाऊंगा हफ्ते में 2 बार 3 बार। दोस्त मिलके एक साथ थोड़ा जिम कर लेंगे, बातें कर लेंगे, या पैदल चलते हुए मैं थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लूँगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो खुद को इंसेंटिवाइज करो कि सिर्फ ये चलना नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उसके साथ भी और कुछ चीज़ों को जोड़ो। ठीक है, एक्सरसाइज 30 से 45 मिनट्स फॉर 4 to 5 days a week बहुत ही जरूरी है। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
of diabetes control is time restricted feeding. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो खाना ले रहे हो पूरे दिन में, वो आप 7 घंटे के अंदर ले लो। मतलब जो पहली फूड आपकी शरीर में जा रहा है, सपोज इट इज गोइंग एट द टाइम ऑफ 12 नून, तो जो लास्ट खाना आपके शरीर में जाएगा वो 7 बजे से पहले जाएगा। ऐसा क्यों है? साइंटिफिक लिटरेचर ये बोलती है कि अगर आप पूरे दिन खाओगे सुबह से लेके रात तक, तो आपकी जो इंसुलिन है वो आपकी ब्लड में बहुत देर तक रहेगा। सपोज इफ यू टेक योर फर्स्ट फूड एट 7 AM और लास्ट फूड एट 11 PM, तो आपकी शरीर में जो है वो इंसुलिन 7 बजे से लेके 11 बजे नहीं, 11+2 मतलब 12 + 4 16 आवर्स और भी 2 घंटा, मतलब 18 घंटा इंसुलिन आपके बॉडी में काम कर रहा है। तो इसके लिए तो बहुत इंसुलिन चाहिए होगा और आपकी शरीर में बहुत ज्यादा कैलोरी जमा हो रही होगी। तो इससे क्या होगा? कॉमन सेंस है, इससे आपकी डायबिटीज जो है वो बढ़ेगी ना। तो आपको टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग करना है, TRF। जो फर्स्ट खाना है वो अगर आप 12 बजे ले रहे हो, जो लास्ट खाना है वो आप 7 बजे से पहले ले लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके चलते आपकी बॉडी में इंसुलिन कम होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपकी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगी, बॉडी की हीलिंग बेटर होगी जब आप सोओगे रात में, एंड यू हैव फार बेटर डायबिटिक कंट्रोल। ये चौथा पॉइंट था, याद रखो इसको, ठीक है। नाउ द 5th पॉइंट इज स्लीप। सोना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी पार्ट है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल होती है। स्ट्रेस से इंसुलिन की जो काम है वो उसको बाधा मिलती है, वो काम नहीं कर पाता है। स्ट्रेस हार्मोन अगर बढ़ता है क्रॉनिकली तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, शुगर बढ़ती है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्लीप का जो 3 इशू है वो मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स में। आई हैव सीन 3 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। एक तो ये है कि लोग रात के 9-10 बजे तक कॉफी या चाय लेते रहते हैं। कॉफी या चाय में कैफीन होता है, कैफीन। वो कैफीन जो है ना वो आपके पीने के 6 घंटे बाद तक आपकी ब्लड में रहता है। और अगर कैफीन आपके शरीर में है तो आपको जो डीप स्लीप है ना वो नहीं होता, स्लीप गहरी नहीं होती। तो 6 घंटा इसको याद रखिए। मतलब अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हो तो शाम के 4 बजे के बाद चाय या कॉफी नहीं लेनी चाहिए। ये रहा नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इशू इन टुडेज वर्ल्ड इज, लोग जब सोने जा रहे हैं टीवी ऑन है, मोबाइल ऑन है, पूरी घर की लाइट्स ऑन है, साउंड चल रही है टीवी से, मोबाइल से। साइंस हैज प्रूवन दैट अगर आप सोने जाने से पहले ब्राइट लाइट देखोगे, सोशल मीडिया देखोगे, टीवी आपका ऑन रहेगा, इट हैम्पर्स द ऑनसेट ऑफ स्लीप। मतलब जब नींद आती है उसको हैम्पर करती है। तो जब आप सोने जा रहे हो 1 घंटे पहले से लाइट को डीम कर दो। बेटर है कि कोई जो येलो लाइट है उसको यूज करो। थोड़ा बहुत किताबें पढ़ लो या कोई पुराना गाना सुन लो या घर में 2-3 लोग बैठ के थोड़ी सी बातचीत कर लो। लेकिन टीवी नहीं देखना, मोबाइल फोन देखना नहीं है। और जो घर की जो एनवायरनमेंट है उसको शांत करना है। वहां कोई ब्राइट लाइट, साउंड ये चलनी नहीं है, इससे नींद नहीं आता। ठीक है, इसको इंप्रूव करना है। और नंबर 3, स्लीप से पहले रिलैक्स करो। क्लोज योर आईज, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग फॉर 5 to 10 minutes एंड रिलैक्स। एक्टिवली रिलैक्स करो। गिव परमिशन टू योर बॉडी टू रिलैक्स।
एक्टिव एंड प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। आंखें बंद करो एंड जस्ट रिलैक्स, लाइक रिलैक्स माई आईब्रो, रिलैक्स माई चिक, चिन, जॉ, शोल्डर, माई चेस्ट, माई एब्डोमेन, रिलैक्स माई लेग्स, माई हैंड्स, माई फिंगर्स, रिलैक्स एक्टिवली। और लंबी लंबी सांसें लो, उस सांस को आप देखते रहो। एंड यू कैन ऐड द बॉक्स ब्रीदिंग ऑल्सो। सो ब्रीथ फॉर 5, होल्ड फॉर 5, रिलीज फॉर 5 एंड देन अगेन होल्ड फॉर 5। ऐसी साइकिल आप 10 to 20 टाइम्स यू कैन डू टू रिलैक्स। स्लीप के लिए ये जरूरी है। अब लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोज फॉलोअप। द 6th point is the close follow up with your physicians. As you go on improving your lifestyle, आप चीनी कम कर रहे हो, खाने में आप फाइबर मतलब सब्जी ज़्यादा ले रहे हो, आप टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग कर रहे हो, तो इसमें क्लोज फॉलोअप ज़रूरी होती है। स्पेशली टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग में ना आपकी दवाई की एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए क्लोज फॉलोअप में रहो। व्हेन यू आर चेंजिंग योर लाइफस्टाइल एक्टिवली, क्लोज फॉलोअप इज नेसेसरी, क्योंकि दवाई को कम करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना डायबिटीज रिवर्सल का। सो डू नॉट मेक द मेडिसिनल एडजस्टमेंट्स ऑल बाय योरसेल्फ और डू नॉट इग्नोर द फॉलोअप विथ योर फिजिशियन, स्पेशली जब आप टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ट्राई करें। अब जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 ऐसे सवाल जो लोग पूछते हैं रिगार्डिंग डायबिटीज कंट्रोल। सो उसमें नंबर 1 है कि वो सिम्टम क्या है जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोबेबली मुझे डायबिटीज़ हो रहा है ना। वो सिम्टम ये होता है कॉमनली कि आपको अनयूजुअली फैटीग लग रहा है, एनर्जी लेस फील कर रहे हो, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है टिप ऑफ द फिंगर्स में, टिप ऑफ द टोज में, झंझनाहट सी फील होती है कभी कभी ना, क्योंकि डायबिटीज में नर्व जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और बहुत ही चीनी खाने को मन कर रहा है, शुगर और ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। तो ये सारी अगर लक्षण हैं तो आपको एक डायबिटीज स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। तो ये रहा नंबर 1 सवाल जो लोग पूछते हैं रिगार्डिंग डायबिटीज कंट्रोल। नंबर 2 सवाल है कि सर बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है मेरा, क्या स्ट्रेस से डायबिटीज होता है? डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करता है। स्ट्रेस से इंसुलिन एक्शन जो है वो कम होती है, ठीक है। तो इंसुलिन एक्शन अगर कम हो जाएगी तो शुगर बढ़ने की संभावना होती है। और स्ट्रेस से क्या होता है ना, जो एक्सरसाइज करना और अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं है, अगर आप एक्टिवली रिलैक्स नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होता है ना कि जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो मनोबल है कि मैं रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगा, मैं चीनी नहीं लूँगा, मैं हेल्थी डाइट लूँगा, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग करूँगा, ये सब चीज़ करने के लिए ना मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, मनोबल चाहिए होता है। अगर स्ट्रेस मैनेज्ड नहीं है तो ये मनोबल भी कम हो जाता है। तो एक तरफ तो आप स्ट्रेस इंसुलिन की एक्शन को बाधा देती है, दूसरी तरफ ये मेंटल स्ट्रेंथ कम होने के कारण डायबिटीज़ बढ़ने की संभावना स्ट्रेस में ज़्यादा है। नंबर 3 सवाल ये है कि क्या एक्यूपंक्चर, एक पेशेंट ने पूछा था मुझे, क्या एक्यूपंक्चर इफेक्टिव है? एक छोटी सी स्टडी है, बहुत बड़ी कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं है, छोटी सी स्टडी है, और उसमें देखा गया है कि हाँ एक्यूपंक्चर करने से शुगर जो है, फास्टिंग पीपी शुगर जो है वो कम हो रहा है। लेकिन आई एम एन एलोपैथिक फिजिशियन एंड आई कैनॉट रिकमेंड एक्यूपंक्चर एज ए स्टैंड एलोन, और इतनी बड़ी ट्रायल भी नहीं है कि उसको रिकमेंड किया जा सके। लेकिन यस, इफ़ यू आर रियली हैविंग सम ईगरनेस के सर मैं एक्यूपंक्चर करना चाहता हूँ, या आई हैव समवन हु कैन डू दिस, you can do this, but remember the medicine, the follow up, the TRF, the exercise, do all those things, and you can add the acupuncture thing in your journey to control diabetes. चौथा सवाल है कि जो जैसे डायबिटीज जो उम्र बढ़ती है उसके साथ क्या डायबिटीज बढ़ती है? यस, जो टाइप 2 डायबिटीज है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसके साथ टाइप 2 डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। 5वां सवाल लोग पूछते हैं वो ये है कि डायबिटीज रिवर्स करने में कितना टाइम लगता है। तो अगर आपकी डायबिटीज रिवर्सिबल है,
उसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ रिवर्सिबल है तो 3 से 6 महीना लगता है डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए। और उसके लिए आपको बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस मैनेज करना, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, हेल्दी डाइट लेना, वो सब कुछ करना पड़ेगा। और वज़न जो है वो आपको 15 से 20 किलो कम करनी पड़ेगी, तब जाके 3 से 6 महीने में डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। किसी किसी में पूरा रिवर्स हो जाता है, किसी किसी में दवाई बहुत ही कम हो जाती है और प्रोग्रेस जो है, डायबिटीज़ की प्रोग्रेस जो है वो रुक जाती है। वी आर डन टुडे फॉर टुडेज टॉपिक ऑफ हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ और रिवर्स डायबिटीज़. Let me know in the comment section below what are the questions you have. I will try to answer them in the comment section or making future videos for you. Let me know what else you want to know about diabetes. Thank you for listening.